ये आगे बढ़ते हैं। पीके सर का क्लास, बेवकूफ तुम लोगों को अब पीके सर का क्लास मैथ का मंगलवार, क्योंकि आज तो हम लोग दूसरे और बिजी रहेंगे। आज तो बच्चे सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी को लेके, तो आज तो सोमवार है, तो पीके सर अपना क्लास लेंगे मंगलवार को मैथ का। तो जो लोग को मैथ करना है, आप जैसा अच्छा से मैथ, तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है आपको रिजल्ट के लिए, एक सब्जेक्ट से रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, रीजनिंग भी हो जाएगा, कल है रीजनिंग भी, कल है। दुर्घटना के बारे में बताइए, कौन सी का दुर्घटना? हाँ, रेलवे में जो हुआ है, तो ऐसे इंडिया रेलवे को क्या कहिएगा, छोड़िए इसको। हवाई जहाज से ज्यादा डर लग रहा है रेलवे में। आप लोग को हम प्रमुख पुलिस रिमांड वगैरह सब बता दिए थे, जमानत बता दिए थे। सजा कंप्लीट होने के, सजा सुनाने के बाद जमानत मिलेगा कि पेरोल? पेरोल मिलेगा। तो सब समझ में आ गया आप लोग को। संवैधानिक विकास से पहले प्रमुख केस बता रहे थे। हाँ, तो आपके पास पीडीएफ है प्रमुख केस का, देखते हैं। सर इसका आज लास्ट क्लास है क्या? पॉलिटी का लगभग लगभग खत्म ही हो गया है, देखा जाएगा। देखे वो पीडीएफ। ये तो सबको मिला हुआ है, ठीक है। संवैधानिक विकास में कहां तक बचा हुआ था? ये मतलब एक संवैधानिक विकास बचा है और इम्पोर्टेंट केस बचा हुआ है। हम इम्पोर्टेंट केस को क्या बोले थे कि बाद में पढ़ाएंगे, हाँ बोले तो लास्ट में पढ़ाएंगे। बीएनएस वगैरह का पीडीएफ सब देखते हैं लोग। लाइव सर एविडेंस एक्ट का भी क्लास ले लीजिएगा, ये सब चीज वकालत की चीज है। एविडेंस एक्ट हो गया, रेंट एक्ट हो गया, ये सब चीजें क्या है कि वकालत जो कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा। और पुलिस जिस तरह से विद्यार्थियों को दौड़ा दौड़ा पीट रही है, हम लोग को वकील के पास चक्कर काटना पड़ता है, और न्यायालय को तो समझ में नहीं आता है। अब भाई वकालत की चीज वकील लोग बोलते हैं ऐसे करना, तो आदमी को वैसे करना पड़ता है। अब जिस हिसाब से पुलिस का रवैया है, हम तो सोच रहे हैं हम खुदे वकालत कर ले, है कि नहीं। ओनली फॉर लिमिटेड कर देगा आदमी, दूसरे किसी का केस नहीं लड़ेगा। आदमी पढ़ाएगा, स्टूडेंट का कुछ भी हुआ तो आदमी उसका केस लड़ेगा। दो हमको अब लग रहा है कि मजबूरी में हमको ही वकालत कराएगा सब। पुलिस का जो रवैया है उस तरह मजबूरी में कराना पड़ेगा। जकरा मन ओकरा मार दो और केस ठोक दो। अब विद्यार्थी कहाँ जाएगा? अब हाँ वकालत कर लेते तो मेरे पास आएगा, नहीं तो घर में पड़ोस में कहीं झगड़ा हुआ, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं नाम डाल दिया, उसको समझे में नहीं आता है, तो हमसे मजबूरी में कराएगा सभी वकालत। कर दे क्या? हाँ, तो वकालत करते तुम लोग का केस हो आदमी सब लड़ के खत्म कर देगा। चलिए तब
साइबर धारा वगैरह बता दिए थे। पेरोल धारा 144 समूह नहीं लगने देता। धारा 144 पे क्या करता है? समूह में लगने नहीं देता। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास इसी को देखना है ना। और उसके बाद आपको हम लोग को क्या देखना है? इंपॉर्टेंट एक्ट। हाँ वही संवैधानिक विकास ही भारत शासन अधिनियम है। उसके बाद हम लोग प्रमुख केस देख लेंगे, लास्ट में देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। चलिए देखते हैं। पेरोल, जमानत, न्यायिक हिरासत, ये सब तो आप समझ गए थे। समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे? बीएनएस नहीं बताए थे सर, उसका आपको एक तो चार्ट दे देंगे बीएनएस का लिस्ट, आप याद कर लीजिएगा बीएनएस को। हालांकि वो आपके काम का नहीं होता है। अगर आप कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं आफ्टर जॉब और पुलिस डिपार्टमेंट में, तब आपको पहले आईपीसी की धारा याद कराई जाती थी। आईपीसी, अभी क्या याद करता है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये है इंडियन पेनल कोड, न्याय संहिता। संहिता का मतलब नियम कानून, जैसे चुनाव के नियम कानून को आचार संहिता, विवाह शादी के नियम कानून को सिविल संहिता, वैसे ये है। तो हम लेते हैं संवैधानिक विकास। पेरोल वगैरह सब पढ़ा दिए ना पुलिस ने। देखिए संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास जो होता है, किसी भी संविधान एक दिन में नहीं बन जाता है। तो संवैधानिक विकास जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो संवैधानिक विकास में हम लोग को ऐसा फील हुआ कि हमें एक लिखित संविधान की जरूरत होगी। तो जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज जब यहाँ रहते थे तो अंग्रेजों ने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से शासन किया था, सिस्टमेटिक ढंग से भारत को लूटा था। तो उन्होंने भारत को कंट्रोल कैसे किया जाए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो अपने भारत को उस समय कंट्रोल करने के लिए कानून बनाते थे। और वह कानून डायरेक्ट कहाँ से आता था? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से डायरेक्ट वह कानून बन के कहाँ चला आता था? ब्रिटेन से कानून सीधे बन के भारत में आ जाता था। ब्रिटेन से कानून बन के कहाँ चला आता था? भारत में चला आता था। तो जो डायरेक्ट ब्रिटेन से कानून बन के आता था उसे चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर। ठीक लिखा? एक और रहेगा, ओ चार्टर, ऐसे चार्टर्ड कहलाया। क्या कहलाया? चार्टर्ड एक्ट। कौन सा एक्ट? चार्टर्ड है, चार्टर्ड एक्ट। कुछ कानून भारत में ही रख के बन गया, तो इसे कहा गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो कुछ कानून ब्रिटेन से डायरेक्ट बन के आते थे। जब तक 1857 की क्रांति नहीं हो गई तब तक कानून ब्रिटेन से ही आता था। तो जब ब्रिटेन से बना बनाया रेडीमेड कानून आता था ना, तो उसकी एक खराबी थी, वो भारत के हिसाब से फिट नहीं बैठता था। तो कई चीजें गलती होती थी। तो शुरुआत में कानून सीधे सीधे कहाँ से आया? हाँ, और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, पिटा उठा गया, तब कहाँ क्या बनने लगा? भारत। तो यहाँ के लोगों से पूछ के बनाने लगा। तो सबसे पहला जो चार्टर्ड है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग, नाम से ये स्पष्ट है, रेगुलेट करना है। क्या करना है? रेगुलेट करना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। यह रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन ने लाया था, भारत पे नहीं रख के, बल्कि यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी पर, कि आपको कैसे कैसे शासन करना है। तो पहला संविधान के विकास में पहला एक्ट जो भारत पे थोपा गया था 1773 का रेगुलेटिंग है, 1773 का। आगे बढ़े। रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ रहा है? कब आया? 1773। इसमें कुछ कमियां रह गई, तो उसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट कहता है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो बताइए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। और ये कानून बन के आया था कहाँ से? ब्रिटेन से। हालांकि अमेरिका देखेंगे तो उसके पास, ब्रिटेन को खुद को देखेंगे तो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, वो परंपराओं पे चलता है, परंपराओं पे। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जो परंपरा पे देश कैसे चलेगा जब लिखित संविधान ही नहीं है? ये मैच्योरिटी को शो करता है। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह की जो रस्में होती हैं उसका कोई लिखित संविधान नहीं है। कब परछावना होगा, कब द्वार पूजा होगा, कब जूता चुराया जाएगा, कब अंदरवा बैठा गरियाएगा सब दुल्हा को, बारात को कब खाना देना है, नहीं समझे? कोई लिखित है? आम का पता ही लगेगा कि घास लगेगा, कि हुमाद जलाया जाएगा, कि पंडित जी को कब दक्षिणा देना है, ये सब का कोई लिखित कानून है? ये सब हम लोग का अपना परंपराओं से याद है कि इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा। कोई लिखित है?
ऐसे हो जाता है, परंपराओं दर परंपरा चल रहा है। उसी तरह ब्रिटेन का देश है, पूरा देश में कैसे चल रहा है परंपरा पर। तो ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ के लोग मेच्योर हैं। वहाँ के लोग क्या हो जाए, मेच्योर। जैसे इस क्लासरूम में हम लोग का कौन सा लिखित कानून है, लेकिन आप सब मेच्योर हो चुके हैं इस क्लास की मेंटेलिटी से कि कितने बजे आना है। हाँ? खौफ है, हाँ। नहीं, अनडिसिप्लिन करिएगा तो डांटना नहीं पड़ेंगे तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा। तो ये सब अपने अपने गांव का सब बिगड़ल है, सभी सब यहाँ शराफत से बैठा है। तो थोड़ा सा अब भारत में भी खौफ रहेगा किसका, न्यायपालिका का। अभी हम लोग किसी को भी कह सकते हैं, जैसे बीपीएससी ने गड़बड़ किया तो आदमी बीपीएससी को बोलता है, सरकार ने किया तो सरकार को बोलता है, हाईकोर्ट कुछ बोल देगा तो आदमी बोलने जाएगा, बुला लाएगा। आइए तो कोई को देखते हो हाईकोर्ट पे कुछ बोलता है? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ रहा है। उसके बाद कौन सा है तो बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? और 1857 की क्रांति के बाद कोई रेगुलेटिंग एक्ट यही सब आया कि भारत शासन अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम। और 1853, 33, 13 ये सब क्या रहेगा? हाँ, चार्टर्ड एक्ट क्या रहेगा? चार्ट। इसमें स्पष्ट है कि चार्टर्ड एक्ट जो था कहाँ से बन के आता था, और भारत शासन अधिनियम सबसे पहला कौन सा हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट, उसका 1786 का चार्टर्ड एक्ट आया था, उस 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। तो अभी एक एक करके समझा जाए। सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था भैया? रेगुलेटिंग, ठीक लिखा है वो, रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेट करने के लिए था। क्या था भैया इसमें? तो देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये प्रॉपर पता होना चाहिए। तो अंग्रेज ना पहले यहाँ मद्रास पे कब्जा किए थे सब, यहाँ बंगाल पर और इधर बम्बई पर। बम्बई पूरे राज्यों था, गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के। ये वाला क्या था भाई? मद्रास। मद्रास क्या था? मद्रास। ये बंगा, ये हो गया बंगा। तो अंग्रेज सबका नाम ही सुनते हैं। बंगाल। इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि बंबई को और मद्रास को किसके अधीन रहना पड़ेगा? किसके अधीन रहना पड़ेगा? यहाँ पे। और मद्रास में ना, सॉरी, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया कि कोई भी डिस्प्यूट होगा वो कहाँ से सुना जाएगा? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट से? यानी अगर मद्रास में हाई कोर्ट है और मद्रास और इसमें कोई भी दिक्कत होगा या बंगाल में, तो क्लेम जाके कहाँ करेंगे? कलकत्ता। कहाँ करेंगे? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे एलिजा एमपी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी। चेस्टर लिनेस्टर हाइडे ये अन्य जज थे। चेस्टर लिनेस्टर हाइडे, चेस्टर लिनेस्टर हाइडे, चेस्टर लिनेस्टर हाइडे, चेस्टर लिनेस्टर हाइडे, चेस्टर लिनेस्टर हाइडे। समझ में आ गया? कितने जज थे? मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी। बताइए सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? अच्छा, अगर आप कोलकाता के फैसले से असंतुष्ट हैं तो इसके भी खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर जाके ब्रिटेन में कंप्लेन करना था। कहाँ कंप्लेन करना था? ब्रिटेन में कंप्लेन करना था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया? बताएंगे पूछने पर। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1700। किस एक्ट के तहत बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन किया गया? 1773 का। अब बंबई को कंट्रोल कर रहा था गवर्नर, मद्रास को भी कर रहा था गवर्नर, अब तो इसे कंट्रोल करेगा गवर्नर जनरल। गवर्नर। तो बताइए बंबई और मद्रास को किसके अधीन किया गया? अब बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन देके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। अब बाकी सब में गवर्नर, बाकी सब में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया। अब 1784 का पीट्स इंडिया है। ये तो समझ में आ गया। इसमें अब लिखना क्या है?
ये लिख सकते हैं कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया बंगाल में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। कुछ आइडिया पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में? देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने काम का विभाजन किया। जैसे शक्ति का विभाजन हो गया ना कि शक्ति में बंगाल कौन रहेगा ज्यादा शक्तिशाली, अब काम का विभाजन भी जरूरी है, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो दो भागों में काम को बांट दिया गया, जिसे कहा गया द्वैध शासन। क्या कहा गया? द्वैध शासन। तो क्या लाया गया? द्वैध शासन। डुअल गवर्नमेंट। क्या लाया गया? डुअल गवर्नमेंट। एक का काम था राजनीतिक क्रिया और एक का काम था व्यापार। एक का काम था राजनीति देखना, एक का काम था व्यापार। एक का नियंत्रक मंडल और एक था निदेशक मंडल। एक कंट्रोलर था, एक डायरेक्टर था। एक कंट्रोलर था, एक डायरेक्टर। तो एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलर। इसका नाम हिंदी में नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। आइए क्या है? निदेशक मंडल, निदेशक, निदेशक मंडल। तो कितने भाग में बांट दिया काम को? दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में? दो। इसका काम क्या था? व्यापार करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका काम था व्यापार। क्या काम था? व्यापार। व्यापार किस राजा से व्यापार करना है, चाय कहाँ से खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, कितना टैक्स रखना है, कितना नहीं रखना है। अब कंट्रोलर का काम था राजनीति, राजनीति, किस राजा से युद्ध करना है, किस राजा से संधि करना है, किस राजा को धोखा दे के मार देना है। यही सब काम किसका था? कंट्रोलर का। नाम से ही स्पष्ट है, वो कंट्रोलर है, नियंत्रण है, वही राजनीति को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। और ये डायरेक्टर, तो किसी भी कंपनी में देखिएगा एक डायरेक्टर होते हैं, तो पूरी कंपनी कौन चलाता है? डायरेक्टर। कंपनी में कुछ भी होगा पहला मुकदमा किस पे लिखा जाएगा? किस पे लिखा जाएगा? डायरेक्टर पे लिखा जाएगा। तो बताया जाएगा। तो 1773 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में क्या लागू हो गया? द्वैध शासन। क्या लागू हो गया? द्वैध शासन लागू हो गया। किसी को कोई दिक्कत? द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1700। अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो गया, ये व्यापार मंडल वालों के पास पैसा था। क्या था? पैसा था। और इनके पास राजनीति थी। अब ये क्या करते थे? व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, ये केकरों से जाकर लड़ लेते थे सब। कभी मराठों को मार दिए, निजाम को मार दिए, बंगाल पे कब्जा कर लिए, जहां जितना मन टैक्स लगा दिए, झांसी की रानी को वो जमीन छीन लिए, कुछ भी करते थे सभी सब, एकदम बवाल मचा दिए थे सब। तो भारत इन्हीं दोनों के नियंत्रण में था तब तक, जब तक 1857 की क्रांति में कुछ आया सब नहीं। जो 1857 की क्रांति में भीषण कुछ आ गया सब, और उसके बाद फिर वो कुछ आया सब। दिखने में तो दोनों गोर गोर था सब, ये अंतरे नहीं समझ में आ रहा था, पीटना किसको है किसको नहीं। तो भारत का आदमी क्या? सौबनी को पीटो। तो दोनों भयानक पिटाया सब। तो 1857 की जब क्रांति हुई ना, तो उसके बाद एक कानून आया और उसमें कहा गया ये दोनों पद खत्म हो जाएगा, सीधे वहां का राजा देखेगा भारत का कुछ भी होगा। तो ये द्वैध शासन कब तक चल रहा है? 1857 तक। और 1857 में क्यों पलट गया ये? क्योंकि पिटाया था भयानक। ये सब बड़ा ज्यादा घूसखोरी करने लगा सब, व्यापार वगैरह ये सब चीज में। निदेशक मंडल का कहना था कि भारत में अफीम बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकती है, तो हम लोग इसे चाइना में क्यों ना बेचा जाए। तो चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई तुम हमारे यहाँ गलत सामान काहे बेचोगे? अफीम अच्छा चीज थोड़ी होता है, नशा का चीज होता है। अफीम कैसा चीज है? नशा का चीज है। तो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं जो तुम हमारे यहाँ इसको ले आके व्यापार करने की बात कर रहे हो। तो चाइना वाला से युद्ध कर लिया ना, हम बेचेंगे। ब्रिटेन युद्ध कर लिया चाइना से, युद्ध का भी नाम था अफीम युद्ध, केवल इसलिए कि अफीम बेचना है। युद्ध करके हरा दिया, उसका कहा कि हम अफीम बेचेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें लत होती है, नशा होती है, ये थोड़ी बिकती है लेकिन महंगी बिकने लगती है ब्लैक में। जैसे बिहार में दारू, शराब बिहार में बहुत ज्यादा बिकने लगा है यहाँ पे। निदेशक मंडल और
कंट्रोलर, दोनों याद रहेगा। पिट्स इंडिया पूछा जाए, इससे कंपनी में तो भ्रष्टाचार कम हुआ, कंपनी के काम को कितने भाग में बांटा गया। राजनीति देखना किसका काम था, और व्यापार हाँ डायरेक्टर को देखा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद 1786 वाला है, उसमें कुछ खास चीज नहीं है। 1786 वाला में क्या है समझिएगा ध्यान से, पिट्स इंडिया एक्ट के कमियों को दूर किया गया 1786 में। समझा देते ना इस चीज को ना, आप अच्छे से समझ जाएंगे तो याद बड़ा इजीली हो जाता है, अदरवाइज में ना इसको याद करना बड़ी टेढ़ा हो जाता है। 1786 1786 का चार्टर, 1786 का चार्टर, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। कई बार ये दोनों में बवाल हो जाता था, ये दोनों में क्या हो जाता था बवाल। ये कहता था ये होगा, ये कहता नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग थे। अब व्यापार और राजनीति एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। राजनीति, अब जैसे सपोज कीजिए कोई ऐसी सरकार है जो अडानी को नहीं पसंद करे, अंबानी को ना पसंद करे, उसका व्यापार दिक्कत कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों में कई बार लड़ जाते थे सर, इसका बात सुने कि इसका बात सुने। तो जो बताइए बंगाल का गवर्नर जनरल है, क्या था गवर्नर जनरल, उसको बीच बचाव करना पड़ेगा। किसको बीच बचाव करना पड़ेगा, बंगाल के गवर्नर। तो कई बार बंगाल के गवर्नर जनरल का बतिया नहीं मानते थे, कहता राजनीति मेरा काम है, वो कहता व्यापार मेरा काम है, आप इन तीनों को कंट्रोल कीजिए ना। तो कहता था तो भाई हम क्या करेंगे। तब कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे गया है। क्या दिया गया, वीटो पावर। वीटो मतलब लास्ट में रोक देना, लास्ट में रोक देना, वीटो कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे अपना ये केजीएस फैमिली है, इसमें वीटो पावर है हमारे पास। कोई भी चीज जब सारा डिसीजन नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, हालांकि तीन चार वीटो है, लेकिन मेन वीटो हल कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे सपोज कीजिए कि कोई सेंटर खुल रहा है, लास्ट में वीटो कर देना, यहाँ नहीं खुलेगा, नहीं होगा। अब जैसे गुवाहाटी में था तो सारा सेंटर अपना गुवाहाटी में खुल रहा है, बट जो बिल्डिंग थी वो थोड़ा साइड हट के थी। बिल्डिंग जो थी वो कहाँ थी, तो साइड हट के। सब चीज फाइनल हो गया था, लास्ट में मेरे पास अप्रूवल के लिए हम कहे वीटो, इतना दूर एरिया में नहीं, मेन जो स्टूडेंट एरिया है वहाँ रहेगा। तो फिर अभी वहाँ हुआ, अब बिल्डिंग स्टार्ट हो गई एकदम बीच में। अभी तो पेंटिंग वगैरह चल रहा है, बेंच कुर्सी बनते में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब हमको लगता है 1 महीना में हम लोग का गुवाहाटी सेंटर खुल जाएगा। तो तीनों को देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया पिट्स इंडिया, और पिट्स इंडिया कमियों को दूर किया 86 का चार्टर, 1786 का चार्टर। तीनों याद रहेगा, 1786 का चार्टर। ये चार्टर कब तक चलते रहेगा, 1857। याद रहेगा ना। एक क्वेश्चन पक्का इसमें पूछेगा, इसलिए इसको जल्दबाजी मत याद करिए, एक के जैसे सब दिखेगा। अरे दिखना कि 1857 से पहले सब में चार्टर लगा रहेगा। 1857 की जैसे क्रांति हो गई, भारत शासन अधिनियम लग जाएगा। नहीं, भारत शासन अधिनियम लग, कमो बेश सब में एक ही जैसा चर्चा रहेगा। अब 1813 का अधिनियम देखा जाए, 1813 का अधिनियम रहेगा कि चार्टर रहेगा, 13 का अधिनियम या चार्टर। एक बार पढ़िए आप लोग 1813 का अधिनियम। चार्टर बात वही है, डायरेक्ट इंग्लैंड से आ रहा है तो क्या कहेगा चार्टर। 1813, और फिर 1833 होगा, हर 20-20 साल पे आएगा। उसका 1853 होगा, 53 के बाद 1857 की क्रांति हो गई, पूरा सीक्वेंस से बिगाड़ दिया। अंठावन में मजबूरी में ना आया था, क्योंकि 57 में क्रांति हो गई थी। 1813 देखिए, थोड़ा सा बड़ा होगा, शिक्षा वाला ही इसमें पूछता है। हो गया। 3 चीज इस पे ध्यान से समझेंगे। 1813 का चार्टर ना,
1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या चीज था तो देखिए ध्यान से। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का वास्ता, यानी शिक्षा बजट उस समय कितना था? पूरे भारत का, पूरे भारत का। और अभी हम लोग के पूरे भारत का शिक्षा बजट लगभग 6 लाख करोड़। पहले महज 1 लाख रुपया था, 1 लाख, अभी 6 लाख करोड़। बिहार का अकेला 45,000 करोड़, 45,000 करोड़। बिहार का अकेला 45,000 करोड़। ये शिक्षा पर कितना लाख? 1 लाख। ईसाई धर्म का प्रचार पर, ईसाई धर्म प्रचार, ईसाई धर्म प्रचार, ईसाई धर्म की मिशनरी, ईसाई धर्म के प्रचार पर छोड़। एक जो सबसे जरूरी जो पूछता है ना कि जो एकाधिकार था, एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार पर रोक, एकाधिकार पर रोक लगाया गया, खत्म नहीं किया गया था, एकाधिकार पर रोक लगाया था। 2 चीजों को छोड़ दिया गया था, चीनी, भारतीय चीनी, चाय और चीन देश से व्यापार, चीनी नहीं, चीन देश से व्यापार, मतलब भारत से चाय और चीन देश से व्यापार। तो भारत का चाय, तो बस चाय लिख दें, भारतीय चाय और चीन देश से व्यापार, चीन देश से व्यापार। ये बार बार पूछता है, इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद समझिए। इन दोनों के समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? इन दोनों के समझने में कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा पर 1 लाख, ईसाई धर्म का प्रचार, ये एकाधिकार पर रोक। पहले क्या था? एक ही कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी, सारी कंपनियों का कहना था कि हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भारत को हम कब्जा किए हैं, लड़ाई हम किए हैं, व्यापार हम ही करेंगे। तो बाकी कंपनियां यहां नहीं आती थी। लेकिन कंपनी इतना ज्यादा एरिया कब्जा कर ली ना भारत में, जैसे टाटा कंपनी है ना, वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी। कोई सरकारी कंपनी हम लोग को कब्जा नहीं किया है, ना ही कोई सरकार ने कब्जा किया था। हम कब्जा हुए थे एक कंपनी के अंडर में। जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा है ना, हम लोग भी विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, हमारी भी कंपनियां, वैसे एक कंपनी आके हम लोग को कब्जा किया था। ब्रिटेन नहीं आया था, वो कंपनी की सेफ्टी देने के लिए ब्रिटेन की सेना आई थी, ना कि ब्रिटेन आया था। तो धीरे धीरे जो कंपनी थी इतनी शक्तिशाली हो गई कि राजा खुद ही डर गया कि सोचा हमारा से बड़ा देश इस कंपनी के अंडर में हो गया। जैसे कल को मान के चलिए रिलायंस से बड़ा रिलायंस जाके पूरे एशिया पे कब्जा कर ले, तो हम लोग को लगेगा ना कि भाई पूरी अफ्रीका में कब्जा कर ले अडानी, तो हम लोग लगेंगे ना कि भाई हमारे देश से बढ़कर तो यही हो गया। नहीं समझ आया? तो यही होने लगा। तो डर कौन गया था? ब्रिटेन वाले एकदम डर गए थे, तो इसलिए वो कंपनी को नियंत्रण करने का प्रयास करते थे सब। समझ में आ गया? तो कंपनी, ब्रिटेन को लगा कि कहीं कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, तो वहां से 4-5 कंपनियों को भेज दिया, कहा कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो। राजा का कहना है कि व्यापार करेगा तो हमको क्या मिलेगा? टैक्स। और राजा सरकार किस चीज पे चलती है? टैक्स से, टैक्स से चलती है। तो उसने और कंपनियों को छोड़ दिया। तो यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चिल्लाने लगी, इस सारा मारधार हम लोग किए हैं, बाकी सारा कंपनी आके कैसे व्यापार करेगा? तो राजा ने कहा एक काम कीजिए, चाय जो भारत से बिक रहा है ना, बस आप ही बेचिएगा। भारतीय चाय कौन बेचेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दूसरी कोई कंपनी नहीं बेचेगी। बाकी कंपनी खेती, गेहूं, चावल, कोयला, ये सबको व्यापार करेगी। और चीन देश में आपका तो सबसे ज्यादा फायदा है। राजा भी डर रहा था कंपनी से कि कंपनी बगावत करके अपना देश न बना दे, तो राजा डर रहा था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, आपने मेहनत किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चीन देश से आप अकेले व्यापार कीजिए, बाकी कंपनियों को हम लाइसेंस नहीं देंगे चीन देश से व्यापार करने का।
समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो एकाधिकार से ना कोई चीज जीत जाता है। सपोज कीजिए कि आज गवर्नमेंट कह दे, बबनी कह दे कि तुम अपना केवल इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चलने का लाइसेंस तुम ही को देंगे, तो दूसरा कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बना पाएगा? अभी बबनी चाहे जितना में बेचे, रातों रात अमीर हो जाए। अडानी के साथ कैसे हुआ? उसने ना पावर इंडस्ट्रीज में काम करना चालू किया, बिजली घर, एयरपोर्ट, ये सब, क्योंकि गवर्नमेंट लेती है इसको। तो सरकार को भी डर था कि अचानक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करेंगे ना तो बवाल हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़े थोड़े करा के देखिए चाय में क्या जाता है, चाय आप बेचिए कोई दिक्कत नहीं है, चीन देश से व्यापार कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंपनी को भी जाने दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ठीक है चलो, अब राजा से क्या ही डिस्कस करेगा। लेकिन राजा के मन में तो अलग प्लान था। उसका कहना था कि 20 साल बाद फिर एक अधिनियम लाएंगे, 20 साल बाद फिर एक अधिनियम लाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 जगह जो मोनोपोली दिए हैं, एक अधिकार दिए हैं, भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापार, इससे भी प्रतिबंध, इससे भी एक अधिकार हटा देंगे, कह देंगे जिसको जहां व्यापार करना है करो, जिसको जहां व्यापार करना है करे। तो 1833 में, यानी 13 में तो 2 जगह एक अधिकार दिया ही था। कंपनी को कहा था कि भारत में अन्य सामान बेचने के लिए ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी आएगी, कपड़ा खाना पीना सब कंपनी बेचेगी, लेकिन यहां से जो तुम चाय का निर्यात कर रहे हो दूसरी कंपनी नहीं करेगी, ठीक है? और चीन देश से व्यापार भी तुम्ही को करना है। लेकिन राजा प्लान बना लिया था कि जैसे ये चीज होगी ना, 20 साल के बाद एक और अधिनियम लाएंगे और ये कंपनी को कमजोर कर देंगे और कहेंगे एकाधिकार खत्म, जिस भी कंपनी को आना है आओ। और यही हुआ भी, कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया। देखिए एकाधिकार को क्या किया गया? कम किया गया। इसमें रोक लगाने से अच्छा है क्या लिख देते? कम। कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया? कम कर दिया। लेकिन भारतीय चाय और चीनी पे व्यापार को एक अधिकार बने रहने दे रहा। समझ में गया? 20 साल के बाद यानी 1833 में जब अधिनियम आता है 1833 का, तो उसमें राजा देखिए वो अपने कंपनी को कितना दगाबाजी कर रहा है। सोचिए, अपनी कंपनी को कमजोर करने के लिए कहा कि अब चीन देश से भी जिस जिस कंपनी को जाना है व्यापार करने करो, अब भारत से चाय खरीद के लाना है जिसको जिसको करो, अब हम नहीं रोकेंगे। तो ब्रिटेन से धरधरा के कंपनियां कहां आ गई? भारत, 1833 में। तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833, पूर्णतः समाप्त 1833। तो एकाधिकार पूर्णतः समाप्त लिख सकते हैं ना? एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में? अब बहुत सारी कंपनियां आ गई। अब जब बहुत सारी कंपनियां आएंगी बवाल होगा, सब ज्यादा लूटने की कोशिश करेंगे, अंधाधुन पैसा लूटेंगे। अब एक मुर्गी कई जगह हलाल होगी, एगो भारत है उस पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन की बहुते कंपनियां आ गई। तो जिसको जहां मन अंधाधुन पैसा लूटना चालू किया, सब आया, सब कंपनी वाला। अब पहले से यहां पैर जमा के बैठा था कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अन्य कंपनी ऐसे कहा था कि खेत में 100% टैक्स, तो किसान कहा था कि हम उगाएंगे क्या चीज, 100% टैक्स है तो हम परिवार को कैसे खिलाएंगे, उसे मतलब नहीं, टैक्स पूरा। इतना अत्याचार करना चालू किया सब। अब क्या करे सब? तो नए नए कंपनियां सब, तो किसी न किसी राजा वजह का जमीन कब्जिया ले रहा था सब, राजा वगैरह का जमीन कब्जा कर ले। इतना होड़ मचा दिया सब, इतना होड़ मचा दिया सब कि 20 सालों में, 1833 में तो खत्म हुआ, और उसके 10-15 साल जाते जाते इतना अत्याचार चालू कर दिया सब कि भारत की जनता उब गई। और इसी का नतीजा हो गया कि 1857 की क्रांति हो गई। क्योंकि एक कंपनी थी तो उसको कई थोड़ा लूटती तो हर जगह से उसके पास एक बल्क में आ जाता। इतनी कंपनियां, राजा उधर मजा ले रहा था, लड़ो तुम लोग कंपनी आपस में। क्योंकि राजा पिटाया था एक बार राजा पिटाया था। कैसे पिटाया था समझो ध्यान से। राजा ने ऐसे ही कब्जा किया था अमेरिका में। कहां कब्जा किया था? ब्रिटेन का राजा ने कहां कब्जा किया था? अमेरिका। और जो उसकी कंपनी थी अमेरिका की, वो कंपनी एक हो गई और कही कि हम व्यापार करेंगे, तुमको टैक्स नहीं देंगे। तो राजा कहा कि टैक्स नहीं देगा? कैसे नहीं देगा टैक्स? एक कार्नवालिस जाके मारो। तो उसने कार्नवालिस को भेजा, उसी को, अपनी ही कंपनी को मारने के लिए। बताओ, हमारा ही कंपनी है अमेरिका में, व्यापार कर रहे हो, व्यापार करो, हमारा जो टैक्स है दो। तो कंपनी का कहना है व्यापार हम करें, मार हम खाएं, विद्रोह हो जाए तो गोली हम सहें, और टैक्स तुमको कह देंगे, हम इसको अलग देश बनाएंगे।
अलग क्या बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। तो कार्नवालिस को भेजा गया उसको मारने के लिए, मारिए तो अलग देश बनाएगा। बांध के लॉर्ड कार्नवालिस को इतना मार मारा था सब, इतना मार मारा था सब कि उसको कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहा था। तो वापस कार्नवालिस को ब्रिटेन बुलाया गया। कहा हुआ रे तुमको? कहा बहुत मारा है, बहुत मारा है सब। तो हाथ से, ब्रिटेन के ही हाथ से चला गया अमेरिका, और इसलिए अमेरिका में आज भी गोरे लोगों का वर्चस्व है। और जो वहां के मूल निवासी है ना, उनको ही सब मार डाला, सब गोली मार दिया, सब गुलाम बना के रख लिया सब। और काले लोगों को ये क्या करते थे सब ना, गुलाम खरीद लेते थे, और जब इनके यहाँ पार्टी होती थी तो उनको आपस में कुश्ती लड़वाते थे सब, जिसमें एक कोई मर जाता था, मतलब जीतता वही था जो दूसरे को मार, दो गुलामों को लड़ रहा। बंदूक की गोली शूटिंग करनी थी तो इन्हीं के ऊपर करते थे सब। तो एकदम अमानवीय काम किया सब। और उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस यहाँ आया तो इसको कहा गया एक काम करो, तुम भारत में जाओ। तो डर रहा था भारत में जाने से पहले, हे बड़ी मार मारा है सब अमेरिका वाला, हम भारत में हम कैसे जाएंगे? तो ब्रिटेन ने कहा कि भारत में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तुम किसी को मार सकते हो, किसी को पीट सकते हो, यहां सब बहसबाजी के लिए ढेर उठेगा, जाओ, जातियों में बटे हैं, धार्मिक मामलों में बटे हैं, तुम जाओ, यहां शासन करना इजी है। तो अब आया था कार्नवालिस, और यहां आते कार्नवालिस ने मुसलमानों के लिए अलग कानून बना दिया, हिंदुओं के लिए अलग कानून बना। उसी दोनों अलग कानून को आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 लागू कीजिए, यूसीसी, कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। और ये लागू किसने किया था? कार्नवालिस। किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने लागू किया था। आज भी हमारे यहाँ देख लीजिए क्या है, यही चीजों में बटे हैं। खास करके अभी बिहार में देखिएगा तो बिहार में कोई गुंडा नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, सब अपनी अपनी जाति के हीरो हैं। आप किसी को कहिएगा तो वो 10 बिहार के 10 गुंडों को गिनवा देगा, अपनी जाति का वो छोड़ देगा। उससे बस पूछिएगा ना, ये तुम्हारी जाति है, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी जाति है, अपने जाति है, अपने धर्म का गुंडा छोड़ देगा। अब हम नाम क्या ले, आप सब समझदार हैं लोग, हर जगह के जानते ही हैं। तो ये हो गया। अब हमारे यहाँ क्या कीजिएगा, हमारी जाति के आदमी है, गलत तो कर रहा है तो सही है, क्राइम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो सामाजिक बहिष्कार जब तक किसी चीज़ों का नहीं होगा ना, तब तक समाज नहीं सुधरता है। समझ में आ गया? सर कार्नवालिस को मार देना चाहिए था, चाहिए तो मारिए देना चाहिए था। तो कंपनी के एक अधिकार को कम किया गया, 1813 एक अधिकार को कम किया गया, एक अधिकार समाप्त किया गया। शिक्षा पे 1 लाख 1813। ईसाई धर्म का प्रचार 1813। एक अधिकार पूर्णतः समाप्त 1833। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ईसाई धर्म का प्रचार, एक अधिकार पूर्णतः समाप्त 1833। याद रहेगा ना? और 1773 में तो सुप्रीम कोर्ट में कहां बनाया था? अब बंगाल का गवर्नर बनाया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल? बंगाल का। 1833 में क्या हुआ, पूरे भारत को कब्जा कर लिया लोग, तो क्या बनाया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। इसमें शिक्षा पर 1 लाख खर्च नहीं किया गया। शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया गया? इंग्लिश। शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया गया? इंग्लिश। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन करके कहा गया आपको बंगाल नहीं है, पूरा भारत देखना है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना, भारत का गवर्नर जनरल। अब वही अगर 1773 देखेंगे तो इसमें क्या किया था? 1773 बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773। अब भारत का गवर्नर जनरल, उस समय पूरे भारत पे कब्जा नहीं था 1773 में, तो जहां जहां छिटपुट कब्जा था तो कहा गया कि यहीं से कंट्रोल करना है जहां था। अभी बीच में तो राजा महाराजा है सब, लेकिन 1773 से 1833 देखिए 60 साल लग जाता। कितना साल लग जाता? 60 साल लग जाता है। अरे भैया 33 दिख रहा है, 1773 से 1833 कितना साल लग? 60 साल लग गया। 60 साल लगा कि 50 साल जी? 60 साल। 60 साल में इन्होंने पूरा पैरेलल पूरे भारत कब्जा कर लिया सब। और तब उन लोग को लगा कि अब पूरे बंगाल से नहीं कंट्रोल होगा, पूरे भारत का क्या करना पड़ेगा? गवर्नर जनरल। भारत का क्या करना पड़ेगा? गवर्नर जनरल। तो पूर्णतः एक अधिकार समाप्त, गवर्नर जनरल। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, इंग्लिश। याद रहेगा? देखिए
पूछेंगे 1773 से 1833 तक। ये बड़ी भुलाऊ टॉपिक होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये ऑनलाइन वाले लोग पूरा ये टॉपिक याद रखिएगा, क्योंकि इसको 1773, 84, 86 ये टॉपिक बड़ा उबाऊ होता है, एक ही दिन में ख़त्म नहीं होता है। तो इसको आज यहीं तक करते हैं, आगे का क्लास आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 1773 तक।